अच्छा, तो एंजाइना और उसके टाइप्स को डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास जो पहला टाइप है उसको हम कहते हैं स्टेबल एंजाइना या टिपिकल एंजाइना भी इसको कहते हैं। इसमें हमारे पास जो चेस्ट पेन का टाइम होता है, उसका जो दौरानिया होता है वो प्रेडिक्टेबल होता है। हमें पता होता है कि अगर हम एक्सरसाइज ज़्यादा करते हैं, ठीक है, लेवल ऑफ एक्सरसाइज हमें पता होता है कि अगर हम एक्सरसाइज ज़्यादा करेंगे तो इसकी वजह से पेन प्रोड्यूस होगा, तो इसलिए हम कहते हैं प्रेडिक्टेबल एपिसोडिक चेस्ट पेन इसमें होगा। इसके अलावा कुछ और काजेज़ भी हो सकते हैं जिसकी वजह से स्टेबल एंजाइना होगा, लाइक टैकीकार्डिया, क्योंकि टैकीकार्डिया में हार्ट रेट ज़्यादा होता है तो डिमांड भी ज़्यादा होगा, ठीक है। तो उसमें भी हमें पता होता है कि अगर हमारा हार्ट रेट ज़्यादा हो गया तो इससे क्या होगा, स्टेबल एंजाइना होगा। तो जब हमें पता होता है, प्रेडिक्टेबल होता है, तो इसको हम स्टेबल एंजाइना कहेंगे। स्टेबल एंजाइना हमारे पास किस तरह होगा, क्रशिंग और स्क्वीजिंग सबस्टर्नल सेंसेशन। जो हमारा स्टर्नल रीजन होता है वहाँ पर क्रशिंग एंड स्क्वीजिंग सेंसेशन। इसका मतलब ये है कि कोई सुई जो है वो चेस्ट रीजन के अंदर घुसा देते हैं, उसको एंटर करते हैं। क्रशिंग एंड स्क्वीजिंग सेंसेशन इसको कहते हैं, ठीक है। और ये फिर रेडिएट होगा टुवर्ड द लेफ्ट आर्म टू द लेफ्ट जा, जिसको हम रेपर्ड पेन भी कहते हैं, जो कि ऑलरेडी हमने डिस्कस किया। पेन जो है यूजुअली जब आप रेस्ट लेते हैं, ठीक है, एक्सरसाइज को छोड़ते हैं, तो ये खुद ब खुद ख़त्म हो जाते हैं क्योंकि उसमें डिमांड फिर ख़त्म हो जाएगा। या यूजिंग वेजोडाइलेटर लाइक नाइट्रोग्लाइसिन आप लेते हैं सैंपल, तो उसके साथ ये डिज़ॉल्व होते हैं। दूसरा जो हमारे पास है टाइप है वो है प्रिंज़मेटल एंजाइना या वेरिएंट एंजाइना। ये एंजाइना जो है रेस्ट कंडीशन में होता है। अगर आप कोई एक्सरसाइज नहीं करते तो उसी दौरान भी आपको पेन होते हैं, और इसका काज क्या है, जिस तरह हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, कोरोनरी आर्टरी स्पाज़म इसमें होता है। तो स्पाज़म अगर आप एक्सरसाइज करते हैं या नहीं करते तो उसमें स्पाज़म प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से पेन होगा। अच्छा, ये स्पाज़म कहाँ पर होते हैं असल में, ये नियर टू द एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेग, जहाँ पर प्लेग बना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास प्लेग जो है वो बना है, ठीक है। तो प्लेग के ऊपर जहाँ पर प्लेग बना है वहाँ पर जो एरिया को जो है ये स्पाज़मोटिक होगी, या उसके साथ नज़दीक जो एरिया होगा वो स्पाज़म होगा, ठीक है। तो जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई कम होगी, ठीक है। प्रिंज़मेटल एंजाइना जो है ये रिस्पॉन्ड करते हैं टू द वेजोडाइलेटर एंड कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। अगर हम वेजोडाइलेटर लाइक नाइट्रोग्लाइसिन या कैल्शियम चैनल ब्लॉकर को यूज़ करते हैं तो इससे क्या होगा, हमारा डिमांड कम होगा। वेजोडाइलेशन से वेसल डायलेट होगा, जो स्पाज़म है वो ख़त्म हो जाएगी, और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर से क्या हो जाते हैं, हमारे हार्ट जो है उसकी कंट्रैक्टिलिटी कम हो जाती है, जिसकी वजह से डिमांड भी कम होगा। अच्छा, तीसरा जो है वो हमारे पास अनस्टेबल एंजाइना है। अनस्टेबल एंजाइना जो है इंक्रीजिंगली फ्रीक्वेंट पेन है। इंक्रीजिंगली फ्रीक्वेंट पेन मतलब ये है कि ये वक्त के साथ साथ इंक्रीज़ होता जाता है, ठीक है, और कंटिन्यूसली रेस्ट कंडीशन में भी होता है, एक्सरसाइज कंडीशन में भी होता है, ठीक है। प्रोग्रेसिवली ऑकर इन लेस एक्सरसाइज और इवन एट रेस्ट, ये दोनों कंडीशन में होता है। इसकी काज क्या है, प्लेग डिस्ट्रप्शन, थ्रोम्बोसिस, डिस्टल एम्बोलाइजेशन ऑफ द थ्रोम्बस और वेजोस्पाज़म। इसकी काजेज़ जब ये चीज़ें ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि हमने पहले जो स्टेबल है उसमें पढ़ा कि आप वहाँ पर एक्सरसाइज ज़्यादा करते हैं और वो रिस्पॉन्ड करते हैं सिंपल रेस्ट को या वेजोडाइलेटर को। फिर प्रिंज़मेटल में हमने थोड़ा उससे एडवांस चली गई कि वहाँ पर हमारे पास स्पाज़म हो जाते हैं, ठीक है। तो उस कवर करने के लिए वेजोडाइलेटर एंड कैल्शियम चैनल ब्लॉकर हम यूज़ करते हैं। लेकिन अनस्टेबल एंजाइना जहाँ पर कंडीशन मल्टीपल है, प्लेग डिस्ट्रप्शन भी हो सकता है, थ्रोम्बस भी बन जाते हैं, या जो थ्रोम्बस है उसकी डिस्टल तरफ जो है यानी बैकवर्ड उसकी एमोबलाइजेशन भी हो सकते हैं, चले भी जा सकते हैं, या वेजो स्पाज़म भी उसके साथ इन्वॉल्व हो जाए। तो जो मल्टीपल कंडीशन है, तो दिस इज़ द सिवियर फॉर्म ऑफ द एंजाइना पेक्टोरस एंड ऑफन काज एमआई, और ये काज जो है हमें एमआई की तरफ ले जाते हैं, जिसमें कंप्लीट ऑक्लूजन हो जाते हैं।
अब इसकी मैनिफेस्टेशन किस तरह होंगी, किस तरह हम डायग्नोज करेंगे कि एंजाइना जो है वो हमारे पास है या नहीं है। टाइप्स आप जो है उसकी हिस्ट्री से मालूम करेंगे कि अगर आपके पास पेशेंट आते हैं जो कहते हैं कि मुझे एक्सरसाइज के साथ, जब मैं ज़्यादा एक्सरसाइज करता हूँ तो इस मेरी जो दर्द है, पेन है, वो प्रोड्यूस होता है, तो आप डायग्नोज कर सकते हैं कि दिस इज़ द स्टेबल एंजाइना। लेकिन अगर आप वो कहते हैं कि मुझे नॉर्मल पोजीशन जब मैं सोता हूँ या लेटा रहता हूँ, ठीक है, तो उसी दौरान होते हैं, तो आप कहते हैं कि दिस इज़ द वेरिएंट एंजाइना। अगर वो कहते हैं कि मुझे हर वक्त चेस्ट पेन रहता है, ठीक है, तो आप उससे डायग्नोज कर सकते हैं कि दिस इज़ द अनस्टेबल एंजाइना। लेकिन जो कॉमन साइन सिम्टम है वो हमारे पास है डेस्निया, मतलब शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ठीक है, नोजिया होगा, नोजिया मीन दे विल नॉट वोमिट बट दे विल ट्राई टू वोमिट। डायपोरेसिस, डायपोरेसिस का मतलब है कि आपका हार्ट रेट भी ज़्यादा होगा, ठीक है, आपकी रिस्पायरेटरी रेट भी ज़्यादा होगा और स्वेटिंग भी होगी। हार्ट रेट, रिस्पायरेटरी रेट, ये दोनों जो है वो ज़्यादा होंगे और साथ ही इसकी स्वेटिंग जो है वो भी होगी, तो इसको हम कहते हैं डायपोरेसिस, ठीक है। यूजुअली रिजॉल्व क्विकली आफ्टर सीजेशन ऑफ द एंजाइना। अगर स्टेबल एंजाइना है तो आप उसको रेस्ट कर लें या वेज़ोडाइलेटर दे दें तो ये ख़त्म हो जाएगा। अगर वेरिएंट एंजाइना है तो आप वेज़ोडाइलेटर दे दें और उसको रेस्ट करवाएं, और साथ ही अगर ज़रूरत हो तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर भी दे दें। इस तरह अनस्टेबल एंजाइना उसको ट्रीट करें तो ये खुद रिजॉल्व हो जाएंगे। अच्छा, इसको हम डायग्नोज किस तरह करेंगे एंजाइना पेक्टोरस को, तो 3 डिफरेंट टूल्स यूज़ होते हैं फॉर द डायग्नोसिस ऑफ एंजाइना पेक्टोरस। एक है हमारे पास इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, ईसीजी, दूसरा है हमारे पास ईटीटी, एक्सरसाइज टॉलरेंट टेस्ट, ठीक है, और तीसरा है लोकस डायग्नोस्टिक, जिसमें हम वो रीजन मालूम करते हैं जहाँ पर स्टेनोसिस यानी जहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन हो। तो ईसीजी में अगर हमारे पास स्टेबल एंजाइना हो, ठीक है, तो स्टेबल एंजाइना हम ईसीजी में किस तरह मालूम करेंगे, एसटी डिप्रेशन होगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर ड्रा कर लेता हूँ, इसी तरह होगा। जो एसटी नॉर्मल ईसीजी में हमारे पास जो एसटी सेगमेंट होता है, ये वाला, दिस इज स्ट्रेट लाइन, ठीक है, तो यहाँ पर स्टेबल एंजाइना में ये डिप्रेस होगा, यानी बेस लाइन से ये नीचे की तरफ आया होगा, ठीक है। और टी वेव जो है, जो इसके बाद वेव आते हैं टी वेव, या इन्वर्ट भी हो सकते हैं, ठीक है। यूजुअली टी वेव इस तरह होता है, इन्वर्जन में ये फिर अपोजिट होगा, ठीक है। तो इन्वर्ट भी हो सकता है और ना भी हो सकता है। तो अगर इस तरह की कंडीशन हो ईसीजी में जिसमें एसटी डिप्रेशन हो, तो हम कहेंगे कि दिस इज़ द स्टेबल एंजाइना। दूसरा है हमारे पास प्रिंजमेटल एंजाइना, जिसमें एसटी एलिवेशन होगा। यहाँ पर एसटी जो है, ये देख लें, इस तरह होगा, ठीक है, और टी वेव जो है वो इन्वर्टेड होगा। तो एसटी जो है वो बेस लाइन से ऊपर की तरफ होगी, जबकि इसके बाद जो टी वेव आएंगे वो इन्वर्टेड होगा, इसी फॉर्म में वो अपेयर होगा। तो ईसीजी से आप डायग्नोज कर सकते हैं कि ये कौन से टाइप की एंजाइना है। ईटीटी, अगर फॉर एग्जांपल एक इस तरह के पेशेंट है जिसका ईसीजी नॉर्मल है, ठीक है, और वो फिर भी कंप्लेन करता है कि मुझे जो एंजाइना है वो साइन सिम्टम उसमें है, ठीक है, तो फिर ईसीजी के बाद आप जाएंगे ईटीटी की तरफ, एक्सरसाइज टॉलरेंट टेस्ट। एक प्रॉपर टाइम के लिए उस पर एक्सरसाइज करेंगे, इसके बाद उसको ईसीजी करेंगे, ठीक है। अगर ईसीजी में आपके साथ एसटी डिप्रेशन आया, वो भी 1 मिलीमीटर, तो आप कहेंगे कि येस ही और शी हैव द एंजाइना पेक्टोरस। और अगर आप प्रॉपर पोजीशन मालूम कर देना चाहते हैं प्लेग की, एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेग की, तो इसके लिए आप इकोकार्डियोग्राफी करते हैं। इकोकार्डियोग्राफी आपको सिर्फ बताती है कि इस जगह पर हमारे पास प्लेग मौजूद है, लेकिन आपको ये नहीं बताते कि कितना प्लेग है, आगे जो है वो मोबिलाइज होगा कि नहीं, आगे ये स्प्रेड हो चुका है कि नहीं, ये आपको क्यों नहीं बताते। इसके लिए आपको एंजियोग्राफी करना पड़ेगी। अच्छा, ट्रीटमेंट की तरफ आते हैं। एंजाइना पेक्टोरस को किस तरह ट्रीट करते हैं, तो 2 तरीके हैं। एक हम मेडिकली ट्रीट करते हैं, जिसमें हम कोई इंटरवेंशन नहीं करते, हम बॉडी के अंदर नहीं जाते,
ठीक है। और दूसरा इंटरवेंशनल होता है जिसके अंदर हम बॉडी के अंदर जाते हैं, बॉडी के अंदर इंटरवीन करते हैं, ठीक है। तो मेडिकल में हम यूज़ करेंगे पेन किलर टू रिजॉल्व द चेस्ट पेन, ठीक है, जिसके लिए आप दो तरह की यूज़ कर सकते हैं, एनसेड भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, और ओपियाइड्स भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो दोनों आप यूज़ करेंगे। नाइट्रोग्लाइसिन आप यूज़ कर सकते हैं जो कि विसल को डायलेट करेंगे। बीटा ब्लॉकर मोस्ट प्रोबेबली एस्मोलॉल या लेबेटेलॉल, दीज आर द प्रोबेबली यूजेस। एंड कैल्शियम चैनल ब्लॉकर को भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसी तरह आप मेडिकली उसको ट्रीट करेंगे। इंटरवेंशनल में आप बॉडी के अंदर इंटरवीन करेंगे तो आप एंजियोप्लास्टी करेंगे। एंजियोप्लास्टी का मतलब ये है कि जहाँ पर अक्लूजन हो चुका है वहाँ पर एक बैलून को इंसर्ट किया जाता है, और वही बैलून जब अंदर जाते हैं और जिस एरिया में स्टेनोसिस हो चुका है, अक्लूजन हो चुका है, जब वो एरिया तक पहुँच जाते हैं तो आप बैलून को इन्फ्लेट करते हैं, तो वो जो स्पाज्मोटिक एरिया है वो नॉर्मल हो जाते हैं। अब अगर आप ने ये डायग्नोज किया है कि ये वापस भी आ सकते हैं, ये एंजाइना जो है ये अनस्टेबल एंजाइना है, वापस भी ये अक्लूड हो सकते हैं, तो आप वहाँ पर एक स्टेंट लगाते हैं, एक मेटेलिक स्टेंट लगाते हैं, जिसकी वजह से फिर वो वापस नहीं आएंगे टुवर्ड द स्पाज्मोसिस। अगर इससे भी नहीं हो सकता, अगर कंप्लीट अक्लूजन है, तो वो फिर आप जाएंगे टुवर्ड द कैबेज। कैबेज कहते हैं कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग, जिसमें जो एरिया अक्लूडेड हो चुके हैं उसको आप काट लेते हैं, ठीक है, और वहाँ पर एक नया विसल बॉडी से लेकर वहाँ पर वो ग्राफ्ट लगाते हैं, पेस्ट करते हैं, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो फिर नॉर्मल हो जाते हैं, जिसको हम बाईपास ऑपरेशन भी कहते हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर जो हमारे पास मोस्ट कॉमन मैनिफेस्टेशन है वो है माइकार्डियल इन्फार्क्शन। जिस तरह मैंने स्टार्ट में कहा कि अगर आपके साथ इस्कीमिया है लेकिन वो शॉर्ट टाइम के लिए है और ब्लड सप्लाई की कमी जो है वो भी लेस है, ठीक है, तो इसकी वजह से आपकी चेस्ट पेन जो है वो अपीयर होगी, जो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया कि ये कंडीशन हो सकती है। अब फॉर एग्जांपल ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है और उसका ड्यूरेशन भी ज़्यादा है, फॉर लॉन्ग टाइम इस तरह रहा, तो वो आपकी जो हार्ट की जो मसल सेल्स है उसको डेथ इससे काज होंगी, क्योंकि उसको लॉन्ग टाइम के लिए ब्लड एंड ऑक्सीजन नहीं मिलेंगे, तो वो डेथ की तरफ जाएंगे, नेक्रोसिस की तरफ जाएंगे। तो इसी कंडीशन को हम कहते हैं माइकार्डियल इन्फार्क्शन। माइकार्डियल इन्फार्क्शन को आम लफ्ज़ों में हम हार्ट अटैक कहते हैं। इसमें क्या हो जाते हैं, नेक्रोसिस ऑफ द हार्ट मसल हो जाते हैं ड्यू टू द प्रोलॉन्ग इस्कीमिया, जो हमने डिस्कस किया। और हार्ट अटैक जब हम सुनते हैं तो हमारे जहन में एक लफ्ज़ आता है कि ये अचानक होगा। तो अचानक किस तरह हो जाते हैं, अचानक इसी तरह होता है कि जो हम थ्रोम्बस जो है वो एक्यूटली एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेट से बन जाते हैं और वो डायरेक्टली आकर आपकी जो विसल है उसको अक्लूड करते हैं। तो इसीलिए हार्ट अटैक जो है वो सडन होता है, माइकार्डियल इन्फार्क्शन जो है वो सडन होते हैं। पार्शल और टोटल अक्लूजन इसमें होते हैं, या तो कंप्लीट अक्लूजन होगा या पार्शल अक्लूजन होगा, एक या मोर देन वन आर्टरीज, ठीक है, ड्यू टू द थ्रोम्बस, एथेरोमा या एम्बोलाई, जिसकी वजह से इन्फार्क्शन होगी ऑफ द हार्ट मसल, ठीक है। अगर आपके साथ सिंगल विसल इन्वॉल्व है और वो कम्प्लीटली ऑब्स्ट्रक्ट है तो इट विल काज एमआई। अगर आपके पास 2 या 3 आर्टरीज हैं जो कि पार्शली अक्लूडेड है तो इट विल काज एमआई। अगर सिंगल विसल पार्शली अक्लूडेड है तो इट विल नॉट काज एमआई। और जब यूजुअली जो हम देखते हैं तो इसमें हमारे पास 2 to 3 पार्शली अक्लूडेड कोरोनरी आर्टरी होती है, या अक्सर उसमें सिंगल आर्टरी जो बड़ा आर्टरी है वो कम्प्लीटली अक्लूड हो जाती है, जिसकी वजह से एमआई काज होगा। अच्छा, मोस्ट केसेस में जो एमआई होते हैं वो उसका काज क्या है, डिसरप्शन ऑफ द एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेट। जिस तरह हमने कहा कि एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेट जो है वो रप्चर हो जाते हैं तो उसका कंपोनेंट मॉलिक्यूल जो है बाहर आ जाते हैं जो कि थ्रोम्बस की फॉर्मेशन करे, क्योंकि वो हाईली थ्रोम्बोजेनिक होता है, जल्दी वो आपस में एग्रीगेट होकर थ्रोम्बस बनाते हैं, ठीक है। तो एक तो थ्रोम्बस बनेंगी, थ्रोम्बस के साथ साथ वेसल्स की स्पाज्म भी होगी और प्लेटलेट की एग्रीगेशन भी होगी, लेकिन मोस्ट कॉमनली थ्रोम्बस ही बनते हैं, प्लेटलेट एग्रीगेशन एंड वेसोस्पाज्म कम होता है इसमें।
अच्छा, कुछ कंडीशन इस तरह होते हैं जिसमें हमारे पास थ्रोम्बस नहीं बनते, स्पेशली वो कंडीशन जिसमें इन्फाक जो है वो हार्ट की इनरमोस्ट पार्ट में होता है, जिसको हम सब एंडोकार्डियम कहते हैं। अगर सब एंडोकार्डियम रीजन का इन्फेक्शन होते हैं तो इसमें अक्सर थ्रोम्बस एब्सेंट होता है। ये एक सिंगल कंडीशन है जिसमें ये थ्रोम्बस नहीं बनते। तो इसी कंडीशन में जब थ्रोम्बस नहीं होता लेकिन फिर भी एमआई होते हैं तो इसमें हमारे पास क्या हो जाते हैं, डिफ्यूज़ क्रोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस। जो एथेरोस्क्लेरोसिस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और विसल की तरफ आते हैं, ठीक है। इसमें कोई थ्रोम्बस नहीं होता। तो एथेरोस्क्लेरोसिस प्लेग जो है जब वो बहुत ज़्यादा होते हैं तो इसकी वजह से भी सप्लाई कम होते हैं। तो इसी वजह से सप्लाई कम होगी तो नेक्रोसिस काज होगा और एपिकार्डियल विसल जो है उसका डिस्टल पोर्शन ब्लॉक होगा, जो कि सब एंडोकार्डियम रीजन को ब्लड सप्लाई करते हैं। अच्छा, माइकार्डियल इन्फेक्शन को हम मैनिफेस्ट किस तरह करेंगे? तो सिंपली जो एंजाइना की साइन सिम्टम होगी वो यहाँ पर भी होगा, लेकिन उसका सिवियरिटी बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा सिवियर होगा। वही क्रशिंग एंड स्क्वीजिंग सबस्टर्नल चेस्ट पेन होगा जो कि रेडिएट करेंगे टुवर्ड द नेक जॉ और एपिगेस्ट्रिक रीजन, नीचे की तरफ भी ये जाएंगे एंड लेफ्ट आर्म की तरफ भी ये जाएंगे। अच्छा, अब डिफरेंस क्या है, हम किस तरह मालूम करेंगे कि ये एमआई है या एंजाइना है? अगर ड्यूरेशन ऑफ द पेन जो है वो 20 मिनट से ज़्यादा है, ठीक है, 20 मिनट से ज़्यादा है यानी आवर्स तक है, तो फिर हम मैनिफेस्ट करेंगे कि ये एमआई है। अगर 20 मिनट्स या हम अगर ड्रग्स देते हैं या कोई रेस्ट करवाते हैं और पेन ख़त्म हो जाती है तो फिर हम ये एंजाइना डायग्नोज करेंगे। लेकिन अगर इस तरह नहीं है तो फिर इसको हम एमआई कहेंगे। कुछ लोग इस तरह भी होते हैं जिसमें एंजाइना एमआई जो है वो तो प्रेजेंट होता है, क्लिनिकली उसमें प्रेजेंट होता है, लेकिन सिम्टम उसकी अपीयर नहीं होते। कुछ लोग इस तरह है। तो सच टाइप ऑफ एमआई विच इज़ एसिम्टमेटिक, एमआई है लेकिन एसिम्टमेटिक है, अपीयर नहीं होती, तो उसको हम कहेंगे साइलेंट एमआई, ठीक है, या साइलेंट इन्फेक्शन कहेंगे। यूजुअली ये डायबिटिक पेशेंट में होता है, स्पेशली वो लोग जिसमें पेरिफेरल न्यूरोपैथीज़ होते हैं, जो सीवियर फॉर्म ऑफ द डायबिटीज़ है, जिसमें आंखों की नज़र भी चले जाते हैं, सेंसेशन ऑफ द स्किन जो है वो भी ख़त्म हो जाते हैं, पेरिफेरल डायबिटिक न्यूरोपैथीज़ इसको हम कहते हैं। तो इस पेशेंट में ये हमारे पास साइलेंट एमआई होता है, और साथ ही एल्डर पीपल में भी हो सकते हैं। अच्छा, रिस्क फैक्टर इसके क्या हैं? कौन कौन सी इस तरह के फैक्टर हैं जो माइकार्डियल इन्फेक्शन को प्रोमोट करते हैं, जिसकी वजह से माइकार्डियल इन्फेक्शन ज़्यादा हो सकते हैं? तो मोस्ट कॉमनली जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी इसकी इंक्रीज़ होते हैं वो एज के साथ होते हैं। जिस तरह एज बढ़ते जाते हैं चांसेस ऑफ एमआई ज़्यादा हो जाते हैं। यहाँ पर कुछ स्टेटिस्टिक दिया गया है कि अगर किसी का एज 40 से कम है तो 10% उसमें एमआई होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर किसी का एज 40 से ज़्यादा है और 65 से कम है तो उसमें 45% चांसेस होते हैं एमआई के। तो यहाँ पर आप देख लें 40 से 65 और परसेंटेज को भी देख लें 35% ये इंक्रीज़ होता है। तो एज के साथ फ्रीक्वेंसी ऑफ द एमआई जो है वो इंक्रीज़ होते हैं। इसके अलावा जो और रिस्क फैक्टर हैं उसमें हमारे पास हाइपरटेंशन है, स्मोकिंग है, डायबिटीज़ है, ठीक है। अगर किसी में ये प्रेजेंट हो तो उसमें चांसेस आपको एमआई जो है वो भी ज़्यादा होता है। और यहाँ पर ये भी लिखा है कि ब्लैक एंड वाइट आर अफेक्टेड इक्वली। ये नहीं है कि ब्लैक लोगों में ज़्यादा होगा या वाइट में ज़्यादा होगा, सब जो है वो अगर उसमें जो हमने रिस्क फैक्टर डिस्कस की थी स्टार्ट में अगर वो उसमें मौजूद है तो चांसेस ऑफ एमआई उसमें ज़्यादा होंगे, चाहे वो ब्लैक हो, चाहे वो जो है वाइट हो, चाहे वो वेस्टर्न हो, चाहे वो एशियन हो, चाहे वो अफ्रीकन हो, सब में सेम होता है। अब यहाँ पर एक टर्म्स यूज़ है सर्केडियन पीरियडिसिटी। सर्केडियन पीरियडिसिटी का क्या मतलब है? सर्केडियन पीरियडिसिटी का मतलब है कि एक दिन रात में यानी जो 24 घंटे है इसको हम सर्केडियन रिदम कहते हैं। अब इसमें एक स्पेसिफिक टाइम ऐसा आएगा जिसमें चांसेस ऑफ आईएचडी ज़्यादा यानी चांसेस ऑफ एमआई ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो इसी स्पेसिफिक टाइम को, उस स्पेसिफिक पीरियड को हम कहते हैं सर्केडियन पीरियडिसिटी। और ये सर्केडियन पीरियडिसिटी अर्ली एट द मॉर्निंग होता है।
इसमें मेन जो होता है काज है वो ये है कि इसी दौरान स्पॉन्टेनियसली विदाउट एनी काज हमारा जो प्लाज्मा कैटेकोलामीन है और कॉर्टिसोल है, ये दो हार्मोन ज़्यादा सिक्रेट होते हैं, यानी एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन और कॉर्टिसोल ये स्पॉन्टेनियसली ज़्यादा सिक्रेट होते हैं, जिसकी वजह से प्लेटलेट की एग्रीगेशन की चांसेस ज़्यादा होते हैं। और जब प्लेटलेट एग्रीगेशन ज़्यादा होगी तो प्लेग की चांसेस ज़्यादा है, थ्रोम्बस के चांसेस ज़्यादा है। तो इसी दौरान अर्ली एट द मॉर्निंग हमारे पास चांसेस ऑफ द एमआई जो है वो ज़्यादा होते हैं। समर में हमारे पास जो 4 to 7 AM है, उसी दौरान ये सर्केडियन पीरियडिसिटी की वजह से एमआई के चांसेस ज़्यादा है। और विंटर में 6 AM to 9 AM यानी सुबह के जो टाइम है नमाज के नज़दीक, ये टाइम में चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। अब यहाँ पर एक इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू भी है कि अगर कोई तहज्जुद, कोई हार्ट डिजीज़ वाला पेशेंट तहज्जुद के लिए फ्रीक्वेंटली जो है वो उठते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर कैटेकोलामीन और ये चीज़ें तो ज़्यादा होती हैं, ठीक है, लेकिन वो एक्सरसाइज करते हैं, तहज्जुद पढ़ते हैं, वज़ू करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, तो ये एक्सरसाइज है, तो वो इसी चीज़ को यूटिलाइज़ करते हैं, तो उसमें चांसेस ऑफ एमआई कम होंगे। लेकिन अगर किसी को हार्ट डिजीज़ है और फिर भी वो ये नहीं करते तो उसमें चांसेस फिर ज़्यादा होंगे इसी टाइम में। क्लिनिकल फीचर्स इसके क्या होंगे, हम किस तरह इसको डायग्नोस करेंगे, तो इसमें एक तो एंजाइना वाले साइन सिम्टम मौजूद होंगी जिसका ड्यूरेशन 20 मिनट से ज़्यादा होगा, सेवरल आवर्स तक होगा। इसके अलावा रैपिड एंड वीक पल्स होगा। रैपिड आप उसका जब मॉनिटर के साथ हार्ट रेट मालूम करेंगे तो हार्ट रेट आपको ज़्यादा शो करेंगे, मोर देन 120 होगा, मोर देन 100 होगा, ठीक है। लेकिन जब आप क्लिनिकली बाय हैंड उसको पल्पेट करेंगे इसके पल्स को तो वो वीक होगा, स्ट्रांग नहीं होगा, ठीक है। इसके अलावा डायपोरेसिस होगी, स्वेटिंग होगी, नाजिया होगा, डिस्निया होगा जिस तरह उसमें थे, और ईसीजी पर एसटी एलिवेशन होगा। यहाँ पर डिफरेंस नोट कर लें, एंजाइना में हमारे पास एसटी डिप्रेशन होता था, ठीक है, और फिर अनस्टेबल एंजाइना में हमने एसटी एलिवेशन पढ़ा, लेकिन उसमें टी वेव जो है वो इन्वर्ट होगा, ठीक है। और मैंने ये भी डिस्कस किया कि अनस्टेबल एंजाइना कैन लीड्स टू द एमआई, तो दोनों की जो इन्वेस्टिगेशन है वो तकरीबन सेम होगा कि यहाँ पर एसटी एलिवेशन होगा और टी वेव जो है वो आपके साथ इन्वर्टेड होगा, इसी तरह। इसी तरह ही आएगा, ठीक है। इसके अलावा जो सीरम एंजाइम्स का लेवल है वो भी डिफरेंट होगा। पर्टिकुलरली 3 एंजाइम हम डिस्कस कर लेते हैं, CKMB, क्रेटिनिन काइनेज MB, LDH लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज और ट्रोपोनिन INT, कार्डिक ट्रोपोनिन INT। तो हमारे पास जब MI हो जाती है तो MI की 2 के बाद 2 से 4 घंटे के अंदर CKMB का लेवल ज़्यादा होना स्टार्ट हो जाते हैं, और फिर जब 18 आवर्स इसकी पूरी हो जाती है तो इसका लेवल हाई पर होता है, ठीक है। और फिर आफ्टर 18 आवर इसमें डिक्लाइन स्टार्ट होना हो जाते हैं और 42 आवर में फिर ये नॉर्मल के लेवल पे आ जाते हैं। तो अब अगर आपके साथ एक पेशेंट है वो MI की इसके साथ प्रेजेंट हो चुका है, ठीक है, और रास्ते में उन्होंने 2-3 घंटे लगा दी भी है, तो आप डायरेक्टली उसको CKMB कर सकते हैं, लेकिन CKMB का लेवल कम होगा। अब अगर एक पेशेंट है उसका 2 दिन बाद आ गई तो 2 दिन बाद उसको आप CKMB नहीं करेंगे क्योंकि उसका CKMB लेवल नॉर्मल ही आएगा। दूसरा है जो LDH है, ये MI के फ़ौरन बाद इसका लेवल इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है, और 24 आवर में तक ये जब पहुंच जाती है तो इसका लेवल फिर ज़्यादा इंक्रीज़ होगा और 72 आवर पे ये पीक लेवल पे होगा, ठीक है, और 3 दिन के बाद ये फिर डिक्लाइन पे आएगा और आफ्टर अ वीक जो है ये नॉर्मल पे आएगा। तो इसका मतलब ये है कि एक दिन बाद अगर कोई पेशेंट एक दिन बाद आपके पास आ जाते हैं तो आप उसको LDH कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन अगर उसका 1 वीक हो चुका है तो फिर ये LDH करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन जो मोस्ट कॉमनली हम यूज़ करते हैं वो ट्रोपोनिन INT है, वो 2 to 4 आवर जल्दी जो है उसके डिरेंजमेंट स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है, और 1 से लेकर 2 वीक तक वो होता है। तो दिस इज़ द मोस्ट कॉमन टेस्ट, डायग्नोस्टिक टेस्ट यूज फॉर द
डायग्नोसिस ऑफ द MI, जो प्रॉपरली आपको MI की डायग्नोसिस को प्रूफ करते हैं। इसके बाद आते हैं टुवर्ड द ट्रीटमेंट ऑफ द MI, कि MI को हम किस तरह ट्रीटमेंट, तो इसके लिए एक एक्रोनिम्स यूज होता है ABCDNT। ए का मतलब है एयरवे एंड एंटीप्लेटलेट्स, कि जो पेशेंट आपके साथ MI के साथ अपेयर हो जाते हैं तो उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होता है, डिस्निया उसके साथ होते हैं, तो आप उसकी एयरवे को भी मैनेज करेंगे। तो एयरवे में आप क्या करेंगे, नेबुलाइज करेंगे उसको विद द ड्रग्स, सर्टन ब्रांकोडाइलेटर ड्रग्स। ठीक है, ब्रांकोडाइलेटर ड्रग्स आप कौन कौन से यूज़ करेंगे, ये आप लोगों के लिए असाइनमेंट है, मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करूंगा ये, लेकिन यहाँ पर भी बताता हूँ कि 3 किस्म की ब्रांकोडाइलेटर मैं यहाँ पर डिस्कस कर लेता हूँ। एक हमारे पास है अमाइनोफाइलिन, ठीक है, दूसरा है एप्राट्रोपियम और तीसरा है साल्ब्यूटामोल। ठीक है, तो ये 3 हमारे पास ब्रांकोडाइलेटर हैं। तो हम IHD या MI की पेशेंट में कौन सा ब्रांकोडाइलेटर को यूज़ करेंगे। ठीक है, अगर यूज़ करते हैं तो क्यों यूज़ करेंगे, अगर नहीं करते तो क्यों नहीं करते। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एग्जांपल देता हूँ कि अगर हम मैं लेट सपोज कहता हूँ कि एप्राट्रोपियम को हम यूज़ करते हैं, ठीक है, तो हम क्यों यूज़ करते हैं। अगर मैं कहता हूँ कि साल्ब्यूटामोल को यूज़ नहीं करते तो क्यों यूज़ नहीं करते। तो ये आप लोगों के लिए असाइनमेंट है, इसको प्रिपेयर कर ले और फिर मुझे सेंड कर देना गूगल क्लासरूम के साथ। ये मैं प्रॉपर रिटर्न फॉर्म में भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। दूसरा है एंटीप्लेटलेट्स। एंटीप्लेटलेट्स में हम मोस्टली एस्पिरिन को यूज़ करते हैं, जो कि प्लेटलेट एग्रीगेशन को डिक्रीज़ करेंगी, जिसकी वजह से प्लेक्स के फॉर्मेशन और थ्रोम्बस के फॉर्मेशन की चांसेस कम होंगे। बीटा ब्लॉकर एंड कैल्शियम चैनल ब्लॉकर हम यूज़ करते हैं फॉर द डिक्रीजिंग द हार्ट रेट एंड माइकार्डियल कंट्रैक्टिलिटी, जिसकी वजह से डिमांड कम होगा। डाइमॉर्फिन को हम क्यों यूज़ करते हैं, फॉर द पेन, कि पेन को रिजॉल्व करें। ठीक है, इसके अलावा नाइट्रोग्लाइसिन, जो कि वेसल अगर स्पाज़म हो चुके तो उसको डायलेट करते हैं ताकि मैक्सिमम ऑफ द ब्लड जो है वो सप्लाई हो सके। और इसके अलावा थ्रोम्बोलाइटिक, जिसमें हमारे पास मोस्ट कॉमनली स्ट्रेप्टोकाइनेज यूज़ होते हैं, जो कि थ्रोम्बस जो बना होता है उसको वो डिज़ॉल्व कर लेते हैं, उसको ख़त्म कर लेते हैं। तो दिस इज़ द ब्रीफ डिस्कशन अबाउट द ट्रीटमेंट। एंड अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग किसी भी तरीके से भी हो आप लोग पूछ सकते हैं एनी टाइम, थ्रू गूगल क्लासरूम, थ्रू व्हाट्सएप, थ्रू एनी अदर सोर्स। अगर जो भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा, ये जो लेक्चर है ये थोड़ा प्रोलॉन्ग है, तो ये आप लोगों के लिए इसी टोटल वीक का लेक्चर है, जो 3 वीक्स लेक्चर, एक वीक में हमारे 3 लेक्चर्स होते हैं, तो ये तीनों लेक्चर्स इसी में हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। जो टोटल इस्केमिक हार्ट डिजीज़ मैंने 2 वीडियोज़ में रिकॉर्ड किए हैं, तो ये आप लोगों